नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। दुर्ग के शहरी गोठान में मनाया गया हरेली त्योहार। विधायक, महापौर सहित निगम आयुक्त ने गेड़ी भौरा चलाकर उठाया लुत्फ। अग्रवाल महिला समिति औद्योगिक क्षेत्र ने तीज मिलन समारोह का किया आयोजन। महिलाओं के बीच विविध प्रतियोगिताएं हुई संपन्न। विजयी प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। और कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र का किया निरीक्षण। साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को लेकर दिए दिशा निर्देश। निगम आयुक्त सहित सभी अधिकारी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के किसानों मजदूरों का सम्मान के उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को करेंगे दाऊ वासुदेव चंद्राकर की मूर्ति का अनावरण, जिसे लेकर दुर्ग महापौर व पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सहित वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। अविभाजित मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के राजनीति के आधार स्तंभ दाऊ वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा गुरुवार को दुर्ग के मालवीय नगर चौक पर होने जा रहा है, जिसकी तैयारी का जायजा लेने दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, वरिष्ठ नेता लक्ष्मण चंद्राकर, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव संदीप वोरा, कांग्रेस प्रवक्ता देवेश मिश्रा, MIC प्रभारी संजय कोहले, भोला महोबिया, अल्ताफ अहमद, अनीस रजा सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता स्थल पर पहुंच चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। गौरतलब है कि हरियाली के अवसर पर किसानों को समर्पित किसान व सहकारिता के जनक माटी पुत्र वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा स्थापना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसानों मजदूरों का सम्मान करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरियाली के अवसर पर परंपरागत कृषि औजार हल गहती फावड़ा की पूजा कर हरियाली का संदेश देंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, हमारे पूजनीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी का प्रतिमा का अनावरण करने के लिए कल हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उन्होंने अपना सहमति दिया है। नगर पालिक निगम दुर्ग और PWD के सौजन्य से ये मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम का निर्णय लिया गया है। उसी के तहत ये प्रतिमा स्थापना की नाम किया जा रहा है। जोरों से तैयारी चल रही है और जैसा कि आप सबको मालूम है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के एक ऐसे जन नेता रहे हैं दाऊ जी, जो हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष करते रहे हैं और उनमें जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और छत्तीसगढ़ियों के प्रति उनमें अगाध प्रेम था, वो एक सर्वमान्य नेता रहे हैं। हमारे दुर्ग जिला के बहुत बड़े नेता रहे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके बहुत सारे लोगों ने आज राजनीति में अपना स्थान बनाए हैं और एक वो गुरु थे, माने एक पाठशाला थे और उनके पाठशाला से बहुत सारी शिष्य शिक्षा ग्रहण करके निकले हैं और राजनीति में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे दाऊ जी की प्रतिमा का अनावरण कल होने जा रहा है और उसमें हम सब कांग्रेस जन लगे हुए हैं और भव्य रूप से उनके प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अभी तो ये जो वासुदेव चंद्राकर जी का जो मूर्ति की स्थापना हो रहा है, ये मालवीय नगर चौक में हो रहा है और ये प्रतिमा की स्थापना अलग चीज़ है और जो चौक है उसकी प्रक्रिया अलग होती है, चौक का नामकरण की प्रक्रिया अलग होती है, तो ऐसे अभी कोई बात नहीं है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का पारंपरिक और सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इस दिन प्रदेश सरकार की तरफ से काफी बड़े फैसले आने की संभावना जताई जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों का कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। शहर के प्रमुख चौक नेहरू नगर में
उन्होंने यात्री प्रतीक्षालय एवं आधुनिक शौचालय में सफाई व्यवस्था देखी। नेहरू नगर चौक व समीपस्थ चौराहों में उन्होंने सौंदर्यीकरण को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर श्री मीणा ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे प्रमुख चौक चौराहों की सौंदर्यीकरण की कार्य योजना तैयार की जाए जहां सुबह और शाम काफी भीड़भाड़ का माहौल रहता है। प्रत्येक जोन क्षेत्र के जोन आयुक्त स्वयं मॉनिटरिंग कर कार्य योजना बनाए। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल ने भिलाई के कई क्षेत्र के सड़कों के सौंदर्यीकरण की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। शीघ्र इस पर भी काम होना है। भिलाई शहर के लिए यह एक बड़ी कार्य योजना होगी। निरीक्षण के दौरान अवैध व बेतरतीब पोस्टर एवं प्रचार सामग्री को लेकर कलेक्टर ने शासकीय संपत्ति से हटाने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने नेहरू नगर चौक के समीपस्थ होटल, पान ठेला एवं अन्य दुकानों के व्यापारियों को अपने परिसर में सफाई बनाए रखने को कहा। दुकान एवं होटल इत्यादि से निकलने वाले कचरे को डस्टबिन में ही डालें, ऐसे निर्देश दिए हैं और स्वच्छता कर्मचारी को ही देवे। आगे उन्होंने सूर्या मॉल चौक से जुनवानी जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया। सूर्या मॉल के समीप लगे दुकानों के आसपास की सफाई व्यवस्था का जायजा भी उन्होंने लिया। कुछ दुकानदारों द्वारा दुकान से निकलने वाले कचरे को नाली में डाला जा रहा था, जिस पर उन्होंने कचरा डालने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं कुछ स्थानों पर दुकानों से निकलने वाले कचरे भारी मात्रा में नाली में मिले। कलेक्टर श्री मीणा ने कहा कि कचरा फैलाने के प्रकार के मुताबिक जुर्माने की कार्रवाई तय की जाए। शहर की सुंदरता पर दाग लगाने वालों पर प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाए। वहीं शराब दुकान के सामने भी कचरा मिलने पर शराब दुकान के सुपरवाइजर पर कलेक्टर ने सफाई नहीं रखने को लेकर नाराजगी जाहिर की और तत्काल सफाई करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जुनवानी चौक से लेकर शंकराचार्य जाने वाले रास्ते पर सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। सुबह के अलावा शाम को लगने वाली दुकानों के बारे में उन्होंने जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के शहरी गौठान में मनाया गया हरेली त्योहार। इस अवसर पर शहर विधायक, महापौर, निगमायुक्त सहित एमआईसी सदस्यों ने गेड़ी भौरा चलाकर लुत्फ उठाया। नगर निगम द्वारा हरेली पर्व त्योहार का आयोजन गुरुवार को पुलगांव स्थित गोकुल नगर गौठान में किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने गौवंश की पूजा अर्चना कर पशुधन को आटे की लोंदी और अन्य औषधि खिलाकर कार्यक्रम का आयोजन किया। गौरतलब है कि शहरी गौठान में दूसरा मौका है जब हरेली तिहार के कार्यक्रम को पूरे प्रदेश स्तर पर महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के अवसर पर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि गेड़ी और भरवा चलाकर अपने बचपन के दिनों की याद ताजा हो गई। इस अवसर पर हरेली तिहार के लिए आम जनमानस को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। वहीं महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हरेली तिहार को सामने लाया है, जो सार्वजनिक रूप से तिहार मनाया जाता है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री व प्रदेश व शहर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर विधायक, मेयर, कमिश्नर एवं एमआईसी सदस्यों ने गेड़ी पर चढ़कर और भौरा चलाकर खूब लुत्फ उठाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम और सबसे बड़े त्योहार हरेली को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और कहा है कि सावन मास की अमावस्या के दिन छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इस पहले त्योहार से बाकी त्योहारों की शुरुआत होती है और छत्तीसगढ़ के सभी त्योहार छत्तीसगढ़ की परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले सभी त्योहार खुशहाली और उन्नति का प्रतीक हैं। जय जवाहर संगवारी मनो। हमार भारतवर्ष के जम्मू त्योहार एक ही कारण होते और वो कारण होते कि हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे विश्व में सुख शांति सुरक्षा और समृद्धि फैल सके। इसलिए एक हमारे मन के त्योहार है। छत्तीसगढ़ के पहली त्योहार हरेली त्योहार, जो कि सावन माह में अमावस्या के दिन मनाए जाते। सुख और शांति पर हमारा पूजा अर्चना करथन और हमारे सियान मन रात मन के एक विशेष पूजा करते ताकि बुरी नजर से हमन बच सकन। सुरक्षा पर हमन बरगंडी के पत्ता और नून हमार बैला और गाय मन के खिलाथन ताकि वह स्वस्थ रह सके। और हमार घर मन के सुरक्षा पर हमन नीम के पत्ता और लोहा लगाथन और गोबर से लिपता ताकि कीट पतंगा हमार घर के भीतर न जा सके। और समृद्धि पर हमन खेत ला, औजार ला और अपन बैला मन ला हमन पूछथन, आभार व्यक्त करथन कि वो हमन के साथ देते। और हमन अगर आभार देथन, अगर किसी की इज्जत करथन तो वो भी हमारी इज्जत करती। तेखर से
हमर मन के जीवन में समृद्धि फरी थे। आप जम्मू मन ला हरेली त्योहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हृदय रोगियों के लिए अब चिंता की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ, अब आपके अपने शहर दुर्ग में आ चुका है द हार्ट बीट हेल्थ केयर, जहाँ उपलब्ध है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा विशेषज्ञों की अनुभवी टीम जो बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना दवाई, स्पेसिफाइड कार्डियक डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, साथ ही मध्य भारत अत्याधुनिक ECP की सहायता से हृदय रोगियों का संपूर्ण इलाज। द हार्ट बीट हेल्थ केयर ऐसे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो भविष्य में हृदय घात से बचना चाहते हो, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज मिला हो, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, या फिर जो सर्जरी न कराना चाहते हो, या फिर जिन्हें सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हो। तो ध्यान रखें, हृदयघात के बाद अधिकतर मरीजों की हृदय पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ECP की सहायता से संभव है। तो देर किस बात की, आपको भी रखना है अगर अपने दिल को स्वस्थ, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडिसाइन सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। हमसे संपर्क करें और बेहतर लाभ उठाएं। 9893905922, 9827609192, 7000836094, लैंडलाइन नंबर 0788421767। पल्स हॉस्पिटल, आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम, भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07840141141, 078835901112, मोबाइल नंबर 9300171767। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ
डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के पदाधिकारियों ने भिलाई की पूर्व परियोजना अधिकारी पूजा अग्रवाल के खिलाफ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में महिला बाल विकास द्वारा संचालित रेडी टू ईट में हो रही धांधली की जानकारी दी गई है। ज्ञापन में पटरीपार के दूसरे समूह के रेडी टू ईट का संचालन दिए जाने की जानकारी दी गई है। भिलाई की पूर्व परियोजना अधिकारी पूजा अग्रवाल के खिलाफ कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा जिला प्रशासन से शिकायत की गई है। साथ ही रेडी टू ईट के संचालन में हो रही धांधली से अवगत कराया गया है। वर्षों से सुपेला क्षेत्र में रेडी टू ईट का संचालन कर रही एक महिला समूह को इस कार्य से अकारण विमुख करने की जानकारी भी दी गई है। संगठन द्वारा अपर कलेक्टर पद्मिनी भोज साहू से शिकायत की गई है, जिसकी जांच के लिए आवेदन वरिष्ठ अपर कलेक्टर प्रवीण कुमार को फॉरवर्ड कर दिया गया है। इस मामले में सुपेला क्षेत्र के पार्षद और नगर पालिक निगम भिलाई के जल कार्य विभाग के प्रभारी केशव चौबे, संगठन के अध्यक्ष सुमन शील और जुबेदा बेगम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 21 मार्च 2021 को दुर्ग के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें रेडी टू ईट जो स्थानीय महिला समूह हैं उनको दिया जाना था, स्थानीय लोगों को दिया जाना था, लेकिन पूर्व परियोजना अधिकारी द्वारा इसमें गड़बड़ी करके बाहरी लोगों के समूह को दे दिया गया और यहाँ के स्थानीय जो महिलाएं हैं उनको बेरोजगार कर दिया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए, त्वरित जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए महिला बाल विकास के माध्यम से रेडी टू ईट बांटने की कार्य आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाता है, क्योंकि जिससे कि पौष्टिक आहार गर्भवती महिला से लेकर कुपोषित बच्चे तक मिल सके। परंतु भिलाई जैसे शहर में जिस प्रकार का खेल रेडी टू ईट के नाम पर चल रहा है, जिसमें कि रेडी टू ईट पौष्टिक आहार के जगह अधिकतर आटा की मात्रा का वितरण करके 6 माह के बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चों को खिलाकर उनके जान माल के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया गया है, उसके संबंध में कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के द्वारा जिला कलेक्टर से लेकर संभाग आयुक्त तक इसका शिकायत किया गया था, परंतु उसके बावजूद भी जांच के अलावा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिसे प्राथमिकता के साथ ग्रैंड एशियन न्यूज़ के द्वारा भी प्रकाशित किया गया। परंतु उसके बाद जब हमें पता चला कि एक अनंत स्वयं सहायता समूह है जिसे कार्य से वंचित किया गया, जब इसकी कारण की जानकारी हम लोग लेने के लिए जुबेदा बेगम से मुलाकात किए, तब पता चला कि उनसे परियोजना अधिकारी पूजा अग्रवाल जी के द्वारा लाखों रुपए का डिमांड किया जाता है। जब इसकी छानबीन हम लोगों ने और किया तो ऐसा पता चला कि इस संबंध में हर समूह कहीं ना कहीं प्रभावित है और प्रताड़ित है, जिसको लेकर हम लोगों ने उनके दिए गए आवेदन को पुनः अपर कलेक्टर से मुलाकात करके इस संबंध में समस्त जानकारी प्रदान की गई और अपर कलेक्टर भोई मैडम ने उसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच अपर कलेक्टर प्रवीण कुमार जी से करने का आश्वासन दिया है। परंतु बाद में पता चलता है कि जांच से पहले परियोजना अधिकारी पूजा अग्रवाल जी को उनके पद से विलुप्त करते हुए दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया गया है। परंतु हमारी मांग यह है कि ऐसे अधिकारी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्य में जो भी लिप्त है
जो भी अधिकारी इसमें लिप्त थे उनको तत्काल सरकारी पद से निलंबित किया जाना चाहिए। अन्यथा इस संबंध में हम कल्याण सेवा जन जागृति के संगठन के सभी सदस्यगण इसके खिलाफ एक जन आंदोलन करने के लिए विवश होगी और यहाँ तक अगर जरूरत पड़े तो जंतर मंतर दिल्ली में भी इसका धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मामला ये था, मैं वार्ड क्रमांक 16 निवासी जुबेदा खातून अनम स्व सहायता समूह चलाती थी 2009 से, जो कि मैंने मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री और क्या बोलते सचिवालय और महिला बाल विकास, कलेक्टर सबको आवेदन दिया था, जो कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जबकि ये सूचना के अधिकार में भी कागज़ लगाया गया था, उसमें बोला कार्य लंबित है। और उसके बाद में मेरे से पूजा अग्रवाल हर महीना पैसा लेती थी। एक महीना पैसा नहीं देने के बाद में पूजा अग्रवाल ने मेरा काम को निरस्त कर दिया। पूरे समूह को नोटिस एक साथ दिया गया था, कार्य से निलंबित किया जाता है। उसके बाद में मेरे समूह को निलंबित करके 3 महीने का कार्य सबको दिया गया, मुझे नहीं दिया गया। उसके बाद में पूजा अग्रवाल आई यूनिट पे आके मेरे जो समूह की महिलाएं थी उनसे बोल के गई कि मेरे ड्राइवर को 1 लाख रुपए अपनी मैडम को बोल के दिलवा देना, और मेरा ड्राइवर आके 1 लाख रुपए ले जाएगा और किसी को बताएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने अपर कलेक्टर को भी सब बात से अवगत करवाया कि ऐसा ऐसा है। पहले 50,000 रुपये लेती थी, उसके बाद में 6% ऊपर के अधिकारी को देना है करके वो भी मांगी, तो उसमें ज़्यादा हो गया। तो फिर जाके जैन साहब को भी बोला गया कि जैन साहब ये 6% मांग रही है। तो जैन साहब ने बोला कि हम नहीं कुछ जानते और आपकी परियोजना जाने और आप जानो। अभी किस तरह की जांच का आश्वासन दिया गया आपको? बोले कि परवीन कलेक्टर हैं, अपर कलेक्टर, वो जांच करेंगे करके मेरा बयान भी लिया गया। और जबकि पूरा पैसा लेने देने में पूरा हाथ बाके बिहारी वाली का था, पूरा पैसा बाके बिहारी द्वारा लिया जाता था। गौरतलब है कि जुबेदा बेगम द्वारा समूह के माध्यम से परिवार का संचालन किया जाता है। इस कार्य के बंद होने से उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। बहरहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। 5 दिवसीय कलम बंद काम बंद हड़ताल पर बैठे अधिकारी व कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के चौथे दिन मांगे पूरी नहीं किए जाने पर अगस्त क्रांति किए जाने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अपने मौलिक अधिकार को लेकर तीसरे चरण में 5 दिवसीय कलम बंद काम बंद का आह्वान के चौथे दिन छत्तीसगढ़ के पावन हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से तोहफे के रूप में फेडरेशन की मांगे पूरी होने का इंतजार रहा, मगर वहीं अभी तक कोई प्रशासनिक पहल न होने से आक्रोशित फेडरेशन के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार से नाराजगी जताते हुए अगस्त क्रांति की चेतावनी दे डाली, जिसके बाद पूरे तरीके से कलम बंद काम बंद कर अपना आंदोलन जारी रखा जाएगा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा डीए और एचआरए जैसे अपने मौलिक अधिकार का हनन किए जाने के विरोध में दुर्ग जिला के कर्मचारी अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कलम बंद काम बंद हड़ताल पर है, जिससे पूरे प्रदेश भर में कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इसी कड़ी में प्रदर्शन कर रहे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। स्वाभाविक सी बात है, हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों के लिए राज्य सरकार ने जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता जो दिया जा रहा है, जिसमें 6 महीने से लगभग हमारे यहाँ 12% हम अन्य प्रदेश के तुलना में हम कम हमारी सरकार दे रही है। और 7वें वेतनमान पर हमको जो गृह भाड़ा मिल रहा था वो भी नहीं मिल रही है। ये दोनों मुद्दों को लेकर के आज हम 14 दिन तक आंदोलन में बैठे हुए हैं। कर्मचारियों में निराश है। सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई खुशखबरी जैसी कोई कहीं बात ही नहीं आया है। इनका 2 सत्र निपट गया। कल भी हमको एक 19 दिन का सत्र चल रहा है कर्मचारी को हित के बारे में। तीसरे चौथे दिन तक लगातार कर्मचारी बैठे हैं, तो कुछ निर्णय आएगी करके। लेकिन सरकार के द्वारा कर्मचारियों के साथ जो ये भेदभाव नीति अपना रही है, इसलिए कर्मचारियों में भारी आक्रोश बढ़ती जा रही है। और यदि सरकार
हमारी बातों को नहीं मानते हैं। तो जैसा भी हमारे प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी जी बता रहे थे कि अगस्त क्रांति का आगाज़ होगा, तो पूरे कर्मचारी तहसील से लेकर के जिला इकाई तक पूरे लामबंद है, बिल्कुल तैयारी है, आक्रोश है, बहुत ही आक्रोश बढ़ती जा रही है। आज हमने आंदोलन के चौथे दिन का शुरुआत हरियाली दिन का पूजा करके हमने शुरुआत किया है और अभी हमारा 1:30 बजे के बीच में हमारे कर्मचारियों द्वारा रोष व्यक्त करते अपने महादान के रूप में खून दान दे करके आज के हमारे चौथा दिन के आंदोलन का करने जा रहे हैं। और आज हम विधिवत रूप से हरियाली का प्रकृति का हमने यहाँ पर जो गाँव में हमारी छत्तीसगढ़ की पारंपरिक त्यौहार है उसको हम सामूहिक रूप से यहाँ पर धरना स्थल पे हमारे पूरे कर्मचारी भाई अधिकारी सब मिल करके हमने यहाँ पर अभी मनाया है। और हम छत्तीसगढ़ की परंपरा को माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा चला रहे हैं, उसमें हम बिल्कुल कर्मचारी परिवार उसके साथ में है और हम उस परंपरा को कायम जीवित रखें। ठीक, तो हम हरेली त्यौहार मना रहे हैं। हमने जितने कृषि यंत्र है सबका हमने पूजा अर्चना किया है और हमने इस बात का क्षमा मांगा है छत्तीसगढ़ी महतारी से कि हम आपकी सेवा में आप नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन दिल से हम छत्तीसगढ़ महतारी के विकास के लिए हम सबसे प्रतिबद्ध हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े त्यौहार में हमारे कर्मचारी अधिकारियों को उनके अधिकार को देंगे, लेकिन अभी तक 3 बजे तक हम इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दुर्ग जिले में आने वाले हैं। ये वर्तमान स्थिति है हमारे पूरे प्रदेश में। हम कल रात से और आज का भी हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है। अगर 29 तारीख हमारा लास्ट है, कल हम महारैली करेंगे और आज हम हमारे कर्मचारी अधिकारी रक्तदान करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी अभी चल रही है। और अगर छत्तीसगढ़ शासन ने जुलाई में निर्णय नहीं ले पाए तो पूरे प्रदेश में अगस्त क्रांति होगा और ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। सारे प्रांत अध्यक्ष हम संपर्क में हैं, 146 विकासखंड के संयोजक हमारे संपर्क में हैं। हम और कमल वर्मा भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगस्त क्रांति होने की हम तैयारी कर रहे हैं। हम सारे लोगों से जो हमको इंटरनल करना अभी नहीं बता पाऊंगा मैं हर चीज़ को, आंतरिक तौर पे हमारी तैयारी चालू हो चुकी है। पूरे प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों में ज़बरदस्त आक्रोश है और सरकार के प्रति इस बात को लेकर आक्रोश है। कम से कम वार्ता तो करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। देश का कोई ऐसा संविधान नहीं बना है जिसमें ये न कहा जाए कि हड़तालियों से बात ही मत करो। इस तरह का अगर उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहेगा तो हम जनता से क्षमा मांगते हुए अगस्त में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का निर्णय ले रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे कर्मचारियों ने इस 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोई रास्ता नहीं निकाले जाने से आगामी दिनों में फेडरेशन के पदाधिकारियों ने अगस्त क्रांति की चेतावनी देते हुए लगातार आंदोलन जारी रखने की बातें कही हैं। अब देखना लाजमी होगा कि फेडरेशन की चेतावनी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अपना क्या रुख इख्तियार करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति पर आम आदमी पार्टी ने अवैध प्लॉट बेचने का आरोप लगाया है। पार्टी ने मामला उठाते हुए कहा कि पंजीकृत लोगों से राशि लेकर भी उन्हें प्लॉट क्यों नहीं दिया गया। इस संबंध में एक अलाटी द्वारा समिति अध्यक्ष राजीव चौबे से शिकायत की गई है। व्यक्ति द्वारा सहकारिता विभाग में इस विषय में शिकायत की गई है। स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। दस्तावेजों के साथ राजीव चौबे ने अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ इस प्रकार से दी। देखिए, इनकी मुख्य शिकायत जो थी वो श्री विश्वतन सिन्हा जी के भूखंड को लेकर है। एक पत्र विश्वतन सिन्हा जी ने मुझे जनवरी 2022 में दिया। इसमें उन्होंने लिखा है कि समिति द्वारा वर्ष 1980 में प्लॉट आवंटन के लिए पंजीयन कराया गया था, तो आवेदक का नाम उसकी सूची में संख्या क्रमांक 1962 है, लेकिन 1980 से लेकर आज दिनांक तक समिति द्वारा आवेदक को इस संबंध में न कोई सूचना दी गई, न प्लॉट के आवंटन की कोई जानकारी दी गई। 1980 से 2022 42 वर्ष होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्था का पंजीयन जो है वो नवंबर 1980 में हुआ। उस समय संस्था के पास भूखंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई सदस्यता प्रदान नहीं की गई थी 1980 में। एक तो ये पत्र उन्होंने जो दिया है उन्हीं का पत्र है, इसमें उन्होंने शायद गलती से उन्होंने 1980 लिख दिया हो। इसके बाद जो आरोप इन्होंने कल पत्रवार्ता में लगाए हैं उसमें इनका कहना है कि वर्ष 2000 में विश्वरतन सिन्हा के नाम पर पंजीयन, उनके पिता A.N. सिंह द्वारा वर्ष 2000 में अपने बेटे विश्वरतन सिन्हा के नाम पंजीयन करवाया। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे
सहकारिता अधिनियम में या हमारे बायलॉज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई पिता अपने पुत्र के नाम का पंजीयन करवाए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बालिग है तो वो स्वयं आवेदन करेगा और यदि व्यक्ति नाबालिग है तो उसके पिता के द्वारा आवेदन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा एक कहना ये कि वर्ष 2000 में मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार, क्योंकि उस समय तो मैं यहाँ था नहीं, वर्ष 2000 में तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय हरबंस सिंह द्वारा स्मृति नगर का जो मूल लेआउट है वो 3 भाग में है, सत्यम सेक्टर, शिवम सेक्टर और सुंदरम सेक्टर। 2000 तक सत्यम और शिवम सेक्टर लगभग पूर्णतः विकसित हो गए थे और सुंदरम सेक्टर की भूमि को विकसित करके उसमें भूखंड आवंटन करने की नियत से संस्था द्वारा कुछ व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान की गई थी। चूँकि सुंदरम सेक्टर की भूमि जो है वो न्यायालयीन प्रक्रिया में थी, 2 संस्थाओं के पास बंधक थी, वो सुंदरम सेक्टर विकसित नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा भविष्य में सुंदरम सेक्टर को विकसित करने की नियत से कुछ सदस्यों को सदस्यता प्रदान करके रखी गई थी। इस बीच संस्था के एक सदस्य श्री उमाशंकर शर्मा द्वारा न्यायालय उपपंजीयक सहकारी सोसाइटी दुर्ग में एक वाद दायर किया और उन्होंने संस्था के ऊपर आरोप लगाया कि स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा भूखंड के बिना काफ़ी लोगों को सदस्यता प्रदान की गई है। न्यायालय उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग के उस आदेश के अनुपालन में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा ऐसे तमाम सदस्य, जिनकी सूची मेहरबान सिंह जी ने भी सौंपी है, 43-45 सदस्य जो भी थे, इन सभी सदस्यों की सदस्यता न्यायालय के आदेश के अनुसार समाप्त कर दी और इन सभी सदस्यों को सूचित किया गया कि न्यायालय के आदेश अनुसार आपकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, आप चाहें तो अपनी जमा राशि संस्था से वापस ले सकते हैं। इसमें से बहुत से सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने अपना पता बदल लिया था और संस्था को उसकी सूचना नहीं दी थी, तो उनके पत्र जो है वो वापस आ गए। इस प्रकार 2022 में जब विश्वरतन सिन्हा जी मेरे पास आए तो मैंने उनको बता दिया कि न्यायालय के आदेश से आपकी सदस्यता समाप्त हुई है, अतः आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा। और रही बात भूखंड की, तो भविष्य में जब हम सुंदरम सेक्टर को विकसित करेंगे तो ऐसे सभी सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पैसे जमा करके रखे हैं। ये भी उनको मैंने आश्वस्त किया कि भविष्य में संस्था में चाहे कोई भी हो, संस्था उनको प्राथमिकता देगी। अग्रवाल महिला समिति औद्योगिक क्षेत्र द्वारा तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में महिलाओं के बीच अनेक प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अग्रवाल महिला समिति औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सावन माह में औद्योगिक क्षेत्र में तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के पूर्व अग्रसेन महाराज की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से संपन्न की गई। महिलाओं के बीच परिचय सम्मेलन के पश्चात विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें नृत्य, हाउजी आदि प्रमुख रहे। प्रतियोगिताओं में निर्णायकों द्वारा प्रतिभागियों को अंक प्रदान किए गए, जिसके बाद प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें मीना अग्रवाल प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर सीमा अग्रवाल रहीं। आइए देखते हैं नृत्य प्रतियोगिता की कुछ खास झलकियाँ।
और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। एमजे स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजे स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, एमजे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 और 8966 981590।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए चर्चित रंजीत हत्याकांड के मामले में मृतक के परिजनों ने प्रेस वार्ता कर पुलिस प्रशासन से रंजीत पुल्लर हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि हत्याकांड में 18 से 20 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने अब तक महज 8 लोगों को ही गिरफ्तार किया है। मामला यह है कि 18 जून को रंजीत की हत्या कर दी गई थी, जिसमें शामिल बीजेपी के लोकेश पांडे सहित 8 आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि रंजीत हत्याकांड में 18 से 20 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 8 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया है। परिजनों ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में सभी शेष आरोपी के चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। आज घटना को घटित हुए 39 दिन बीत गए हैं, इसके बाद भी शेष आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है और वो आजाद घूम रहे हैं, जिससे परिजनों को जान का खतरा बना हुआ है। परिजनों ने हत्याकांड की निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से जांच करने की मांग करते हुए कहा है कि आरोपी राजनीतिक पकड़ रखते हैं और रसूखदार हैं। मामले की निष्पक्ष और गंभीरता पूर्वक जांच की जाए और सभी शेष आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाए। ऐसे मरा है, जांच चाहिए हमको, बस पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले को हम लोग रिकॉर्डिंग भी निकाल के दिए, सब चीज दे दिए, तो भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। पुलिस वाले का फर्ज बनता है ना कि ड्यूटी कपड़ा पहन के बस बैठे हुए हैं वहाँ, अपना ड्यूटी नहीं भा रहे हैं। हम कुछ जांच नहीं कर रहे हैं, वो लोग बैठे हैं, बस जांच चाहते सर। हम जांच तो हो गया, मरने के बाद लड़के के पास फोटो खींचा जा रहा है, फोटो कहाँ भेजा जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है कि कहाँ भेजा जा रहा है, वही चीज की बस जांच चाहिए हमसे। थाना घेराव करेंगे सर, हम लोग थाना घेराव करेंगे और क्या करेंगे। सिंह है, रंजीत सिंह मेरा भांजा लगता था, एक भांजा था मेरा, जो इन दरिंदों ने जो छीन लिया है मेरा भांजा, है ना। तो मैं शासन से ही मांग करता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इसमें, है ना। कार्रवाई इसमें वीडियो में कम से कम 18 से 20 लोग दिख रहे हैं, आप लोग को वीडियो दे दिया हूँ मैं, है ना। आप लोग भी अच्छे से देख लीजिएगा और प्रेस में पूरा वीडियो चलाइएगा सर, आप लोग से ही निवेदन है। और शासन से मैं ये मांग करता हूँ कि जो पीटर है, ये पता चला है कि 4.5 लाख रुपए लोकेश पांडे दिया है उसको, है ना, ये सब कराने का, रंजीत को घर से बुलाने का, है ना, ये पता चला है, रिकॉर्डिंग में निकलवाया हूँ मैं। और दारू पिलाए हैं, बहुत नशा करवाए हैं उसको, है ना। उसके बाद वहाँ से उसको इसकी मम्मी फोन भी लगाई थी कि बेटा 10 साढ़े 10 हो रहा है, घर आ जा करके, तो बोलता है मम्मी मैं आ रहा हूँ ना, तो पीटर उसको वहाँ रोक लिया, ऐसा पता चला है वहाँ से। और शासन से ही मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी इसमें इनको सजा होनी चाहिए। हमारी मांग तो है कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा तो वापस नहीं आएगा और किसी का बच्चा ना जाए अब, है ना। और ये इनका काम ही है ये ना, मारना काटना। इन लोग का, इनकी जांच करवाइए पुलिस थाना एसपी ऑफिस में, आप एक बार देखिए, पूरे अपराधी इन लोग ना, एक केस दर्ज नहीं है इनके नाम से, बहुत से केस दर्ज है। कोई दुश्मनी नहीं सर, कोई दुश्मनी, लोकेश पांडे को जानता भी नहीं रंजीत। ये तो प्रशासन पुलिस से मांग करते हैं कि इसका जांच करे, और वो टीपू नाम का शख्स जो है लड़का, उसको उठाए रिमांड में ले तो सब बतेगा। रिकॉर्डिंग में एक दोस्त है, वो सब चीज पूछ रहा है उसको, तो वो बताया है। रिकॉर्डिंग में आपको दे देता हूँ रिकॉर्डिंग। टीपू बता रहा है, टीपू बता रहा है कि लोकेश पांडे 4.5 लाख रुपए दिया था पीटर को। किस लिए? रंजीत को मरवाने के लिए। पीटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं थाने गया तो सर ने ये बोला कि इसके रंजीत के हत्याकांड में नहीं पकड़ा गया है, ये दूसरे मामले से पकड़ा गया है। वो और कुछ छीना छपटी कुछ किया है, उसका मामला लड़ाई झगड़ा का, उसमें पकड़ा गया है। तो मैं वहां से वापस आ गया। रंजीत हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज कुछ और कहानी बयां कर रहा है, जिसे परिजनों ने पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता का सहारा लिया है। देखना होगा कि पुलिस प्रशासन मृतक के परिजनों द्वारा बताए गए इन बिंदुओं पर किस तरह कार्य करती है और कब तक परिजनों द्वारा बताए गए 18 से 20 आरोपियों को हिरासत में ले पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पड़ोसी द्वारा जाति सूचक झूठा एफआईआर की शिकायत करने के साथ ही शराब के नशे में मोहल्ले वालों के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किए जाने से आक्रोशित वार्डवासियों ने दुर्ग कोतवाली थाने पहुंच के सुरक्षा की मांग।
दुर्ग के वार्ड 1 पंचशील नगर की अनुसुईया यादव के पड़ोसी नारद महिलांगे के खिलाफ समस्त मोहल्ले वासियों ने अपना आक्रोश जताया। साथ ही आरोप लगाया कि जाति सूचक झूठा FIR कर लोगों को शराब के नशे में गाली गलौज कर महिलाओं व बच्चों के साथ मारपीट कर वार्ड में दहशत का माहौल बना रखा है, जिससे परेशान होकर गुरुवार को बड़ी संख्या में पंचशील नगर के रहवासियों ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक सहित दुर्ग कोतवाली थाना में अपनी सुरक्षा की मांग की। गौरतलब है कि वार्ड की अनुसुईया बाई यादव ने बताया कि नशे की हालत में पड़ोसी नारद महिलांगे द्वारा मुझे टोनहीन तांत्रिक बोल आपत्तिजनक शब्द कहकर गंदी गालियां दे रहा था। जब मैंने विरोध किया तो वह मुझे मारने लगा। तभी घर में मौजूद मेरा छोटा बेटा बाहर आया और उसने मुझे बचाया। तब तक शराबी ने मेरे मुंह पर एक मुक्का मार दिया था, जिससे खून आने लगा। दरवाजा में बैठे रहे है ना, और दरवाजा में बैठे हैं, वो पी खा के एकदम सामने में ला के गाड़ी खड़ो कर और खड़ो करे के बाद में एकदम हार न बजा देखी ऐसे करके, फिर भी मैं ऊपर उठा के नहीं देखी है ना, अब पीछे करके खसकत रहे हूँ। अब बिकरसन कौन बोली करके अब खसकत रहे होता मैं छोटे लड़का काम में जाए बन निकला थी से कहाले वो लड़का देखी तो हम गैती निकाली से अपन घर से गैती से मारे पकड़ तो गैती ले एक हाथ में ले और ओकर एक ठो हाथ में मुँह पर दाँती न एक पीला थी पूरा दाँत ऐसे चलो और बाबू के हमार गला ऐसे पकड़ ले इसे एकदम। हाँ ये लड़का अब एक पैर लगे है हाथ। इस घटना से सिर्फ एक व्यक्तिगत परिवार ही नहीं बल्कि वार्ड के आसपास के नागरिक भी शराबी पड़ोसी के व्यवहार और उसके आदतन गाली गलौज और विशेष जातिगत धमकी से परेशान हैं। वार्ड में भय का ऐसा माहौल बना हुआ है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इस संबंध में वार्ड वासियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं पंचशील नगर में रहता हूँ मैं, और वहीं हमारा घर बना हुआ है। तो अभी 2 साल हुए उसको आए नारद महिलांग जिसका नाम है, वो क्या है आसपास पूरा दहशत का माहौल व्याप्त कर दिए। वहाँ पे महिलाएं जैसे बैठे रहती है तो मतलब कुछ कमेंट ऐसे करते कि वहाँ बैठ नहीं पाते। बच्चे लोग को गोलियों से भून दूंगा ऐसा करके दहशत व्याप्त कर दिया है। बच्चे लोग खेलना बंद कर दिए, अभी 2-3 महीना हो गया खेलना ही बंद कर दिया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को निष्पक्ष न्याय चाहिए सर, और कुछ नहीं, हमें तो वही चाहिए और कुछ नहीं है भाई। हम लोग आम आदमी है सर, और कुछ कोई बात नहीं है। 2020 में आया है उसको, वो कौन है, नाम क्या है? नारद महिलांग। नारद नाम है उसका। नारद महिलांग। नारद महिला नाम है उसका महिला, और नहीं पता उसका ठीक से नाम। हम लोग को पड़ोसी है, वो जब से घर बनाना चालू किया है तब से सबको गाली गलौज, यहाँ तक कि अपने वर्कर लोग को भी गाली गलौज। एक लेडीज को वहीं वर्कर काम करती उसको भी रिवाल्वर से मारने के लिए धमकी दे रहा था, वो भी बोली। और सब बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं उनको भी गाली गलौज, और पूरे मोहल्ले को गोली से उड़ा दूंगा करके बोलता रहता है वो। तारीख की बात है, रिटायर्ड फौजी पंचशील नगर में अभी निवास कर रहे हैं, जो किसी भी लड़के को, बच्चे लोगों को मारना चालू कर दिया, आसपास के लोगों को मारना चालू कर दिया है, और ये बोलता है कि मैं रिवाल्वर है गोली मार दूंगा। इस टाइप से यहाँ के लोग बहुत भयभीत हैं, और एक तो इलाका संवेदनशील है। हम लोग ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई घटनाक्रम ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए सिटी कोतवाली आके पहले भी रिपोर्ट किए थे, लेकिन वो बहुत होशियार निकला और आज़ाद थाना जो ST-SC का है वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर दिया। तो रिपोर्ट करने के बाद वहाँ से पेट्रोलिंग वाले जाके मोहल्ले वाले को उठा के लाने की प्रक्रिया चालू की है। तो मोहल्ले वाले बहुत आक्रोशित है इस काम से। ये अभी कलेक्टर महोदय को दिए हैं विज्ञप्ति, अभी दुर्ग सिटी कोतवाली में दे रहे हैं, आज़ाद थाना में एक बार और दे देते हैं, और उसको यहाँ थाने में बुला के मोहल्ले में रहना है तो अच्छे से रहे, सबसे प्रेम व्यवहार से रहे। यहाँ सब लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते, और उसको भी यहाँ रहना है तो अच्छे से रहे। ठीक। जिस तरह से दुर्ग के पंचशील वार्ड में शराब के नशे में आतंक फैलाने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे आक्रोशित वार्ड वासियों ने थाने में पहुंचकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। वहीं नारद महिलांगे द्वारा भी अजाक थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस दिशा में किस तरह की निष्पक्ष कार्रवाई करती है, जिसकी मांग पंचशील नगर के वार्ड वासी भी कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीएसपी एंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा भिलाई निवास में एंसिलरी डे का भव्य आयोजन संपन्न किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता उपस्थित हुए। विशेष अतिथि के रूप में बीएसपी के सभी ईडी शामिल हुए।
एक दशक बाद बीएसपी एंसेलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दास गुप्ता के नेतृत्व में भिलाई निवास में एंसेलरी डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बन दास गुप्ता सहित अन्य अतिथियों का स्वागत एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दास गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बन दास गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि एंसेलरी एसोसिएशन हमारा काफी सहयोग करता है। कोरोना काल में एंसेलरी ने बीएसपी के काम को प्रभावित नहीं होने दिया। कॉन्फिडेंस आया कि ये स्पेस भी आप बना सकते हैं और मेरे ख्याल से ये जो सूची है ये और लंबी हो सकती है। इसमें और भी पूरे स्पेयर्स शामिल हो सकते हैं और इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अभी भी हम बहुत सारे स्पेयर्स इटली से मंगाते हैं, जर्मनी से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं और दूसरे बड़े देशों से मंगाते हैं। तो पहले तो ये भारतवर्ष में बनना है, उसके बाद इस स्टील प्लांट के 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर बनना है और इससे आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो हम भी चाहते हैं कि ये सारे स्पेस का डेवलपमेंट रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ही हो जाए और उसके लिए जो मॉडर्नाइजेशन आप लोगों को करना है, शायद उसमें आप लोग काफी प्रयास लगा भी रहे कि लेटेस्ट मशीनिंग फैसिलिटी, हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इत्यादि। तो चैलेंज आपका रिवर्स इंजीनियरिंग में मैं देख रहा था कि उसमें शायद डायमेंशन भी बना दिया जाएगा, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी निकाल सकते हैं एमओसी, और जो हीट ट्रीटमेंट है उसमें शायद आज कुछ काम करना पड़ेगा कि उसी में बहुत कुछ प्रॉपर्टी जो है वो फाइनल प्रॉपर्टी मिलता है। तो इसमें हम लोग मिलकर काम करेंगे और आप लोगों से एक निवेदन है कि जो एक हमारे लोगों को थोड़ी सी शिकायत रहती है आप लोगों से कि समय को मिल नहीं पाता, जो डीपी है उसको ऑनर करना है, क्योंकि आज भी वो इधर करीब 11 करोड़ का डीपी पार हो चुका है एंसिलरी से, जबकि एंसिलरी का जो बिजनेस है वो 2017-18 में करीब 48 करोड़ का था और ये 21-22 में बढ़ के करीब 87 करोड़ का हो चुका है। आगे और बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और भिलाई स्टील प्लांट में नहीं, क्यों आप लोगों की पहुंच हमारे बाकी स्टील प्लांटों में भी है और वहां पर भी आपका जो शेयर है और बढ़ना चाहिए, रौकेला में, बोकारो में, दुर्गापुर में, बनपुर में और पब्लिक सेक्टर से ही बाकी जगह भी, यहाँ पर भी बहुत सारे प्राइवेट स्टील इंडस्ट्री आए हैं। हम चाहते हैं कि आप उनको भी सामान दें, कि जितना आप सामान उधर देंगे उतना ही आपकी जो कुशलता है और आपकी जो टर्नओवर है और आपकी जो एबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी और उससे भिलाई स्टील प्लांट को भी फायदा होगा। और एक बड़ी हर्ष की बात है, उन्हें पता लगा था कि आप लोगों में से कितने लोग जिम में रजिस्टर्ड है, तो पता चला कि सब लोग करीब करीब सब एंसिलरी इंडस्ट्री जिम में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों को और दासगुप्ता जी को, रतन जी को और आपको पूरे एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें धीरे धीरे जिम में हमारा बिजनेस को बढ़ाना है और हमारे जो दूसरे स्टील प्लांट्स है पब्लिक सेक्टर में वो भी जेल से ही करेंगे। बीएसपी एंसेलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दास गुप्ता ने कहा कि एंसेलरी डे मनाने की परंपरा बंद हो चुकी थी, लेकिन बीएसपी मैनेजमेंट के सहयोग से एक बार फिर से यह नई परंपरा शुरू की गई है। पिछले 10 वर्षों के बाद एंसेलरी डे हम लोगों ने बहुत भव्य रूप से मनाया, जिसमें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिलाई स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज श्री अनिर्बन दास गुप्ता साहब एवं ईडी वर्क्स अंजनी कुमार, ईडी एमएम AK भट्टा, ईडी माइंस तपन सूत्रधार, ईडी फाइनेंस AK पंडा, ईडी प्रोजेक्ट S मुखोपाध्याय, सारे ईडी भी 6 ईडी इस कार्यक्रम में शामिल हुए एवं तमाम CGM GM सारे अधिकारी भारी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाए। भिलाई स्टील प्लांट से 43 वर्षों से पुराना भिलाई स्टील प्लांट से एंसेलरी का रिश्ता रहा है। 43 वर्षों में भिलाई स्टील प्लांट के साथ साथ एंसेलरी इंडस्ट्रीज भी काफ़ी ग्रोथ की है और इस हम एक आपस में एंसेलरी डे इसलिए मनाए कि एक बार आपस में बिजनेस से हमेशा हम लोग प्लांट के अंदर मीटिंग का काम मैंने व्यापारिक दृष्टिकोण से अलग एक पर्सनल उसमें हम लोग एसोसिएशन के साथ में बीएसपी के साथ एसोसिएशन ने गेट टुगेदर किया और एक अच्छा
एंसिलरी और मैनेजमेंट के बीच में कि रिश्ते को और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हम बीएसपी के जो ज़रूरत है स्पेयर्स की उसको कैसे पूरा करें, और हमारी क्या ज़रूरत है बीएसपी उसको अपने एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को कैसे और आगे बढ़ाए, कैसे और ज़्यादा काम मिल सके, ये भी। और डायरेक्टर इंचार्ज साहब ने बहुत अच्छा उस दिन उन्होंने कहा, अपना मैसेज दिया कि एंसिलरी के बिना हम अधूरे हैं, एंसिलरी के बिना भिलाई स्टील प्लांट अधूरा है, ये डायरेक्टर साहब ने मैसेज दिया। एवं उन्होंने एक चीज़ और कहा कि आज भिलाई स्टील प्लांट जो कुछ भी है इसमें बहुत बड़ा अदा आप लोगों ने भी निभाई है। इसके लिए मैं बीएसपी मैनेजमेंट को, डायरेक्टर इंचार्ज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस टाइप के एंसिलरी का उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होके खुद एवं पूरी टीम को बीएसपी बधाई देना। बहरहाल इस अवसर पर एंसिलरी एसोसिएशन के महासचिव श्याम अग्रवाल, उपाध्यक्ष शशि भूषण, BN अग्रवाल, प्रीतपाल सिंह, अशोक जैन सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं चरोदा जोन 2 निवासी एक युवक ने मंगलवार की रात अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जेआरपी थाना प्रभारी RK बोरझा ने बताया कि जोन 2 रेलवे कॉलोनी निवासी चरोदा निवासी अमित कुमार तिवारी नशे का आदी था। मंगलवार की रात भी उसने शराब पिया और अपने कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय मृतक के पिता घर पर नहीं थे। बहरहाल जेआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। ये अमित तिवारी पिता किशोर तिवारी है। इसका पिताजी रेलवे में पोटर के पद पर है किशोर तिवारी, और अमित तिवारी उम्र लगभग 28 वर्ष का है। ये अभी तक की जानकारी में आया कि उसकी माँ बचपना में इसको छोड़ के चली गई, जब ये 3 माह के थी उसी समय के। तो इसके पिताजी ने अभी तक और दूसरी शादी नहीं किए थे, और दोनों बाप बेटे ही साथ में रहते थे। और ये सुनने में आया है कि ये लोग शराब पीने के आदी थे, बाप बेटे दोनों पीते थे, और लड़का कोई काम नहीं करता था और नशा करने, शराब पीना, गोली खाना ये मालूम हुआ है। तो ऐसे प्रतीत होता है कि नशे के हालत में ही ये अपने से ही पंखे में साड़ी का फंदा बनाकर ये फांसी लगाकर आत्महत्या किया है। सर ये घटना कब की है सर? ये घटना 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे की घटना ऐसे बता रहे हैं। इसमें मर्ग कायम किया गया है और आगे जांच जारी है, और जैसे जांच में साक्ष्य मिलेगा उसके अनुसार से आगे की कार्रवाई किया जाएगा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।